Today I again welcome you all to Zero to Hero classes. In this lecture, we are going to discuss our next chapter, that is reproductive health. ठीक है, तो चलो चैप्टर को शुरुआत करते हैं. तो चैप्टर का नाम ही है प्रजनन स्वास्थ्य, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इस चैप्टर में हम लोग ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है ये क्या होती है ना, क्या क्या मेजर्स फॉलो करने होते हैं, इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, व्हाट आर द कंट्रासेप्टिव मेथड्स, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली इस चैप्टर को अगर देखोगे तो 3 पार्ट में अगेन इसको डिवाइडेड है. पहला पार्ट थियोरी वाला पार्ट है, या कह सकते हो चीज़ें क्या है, कैसे पढ़नी है, पॉपुलेशन क्या है, इसमें क्या ग्रोथ हो रहा है. फिर सेकेंड पार्ट आता है कॉन्ट्रासेप्टिव वाला, मतलब इस जैसे कॉन्डम वगैरह का यूजेस क्या हैं, इसको डिले कैसे किया जाता है, उन सारी चीज़ें के विषय में डिस्कस करेंगे. एंड थर्ड वन, जो अगर तुम देखे होगे आर्टिफिशियल बच्चे जो होते हैं, या कोई फीमेल बच्चे को मतलब पाल नहीं सकती है अपने गर्भ में, कोई प्रॉब्लम होता है तो सरोगेसी करवाते हैं. सरोगेट मदर आप सुने होंगे, तो वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं. तो जैसा कि ये नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, नोट्स जिसको लिखना है वो लिख सकते हो, और जिसके पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो अपने नोट्स से पढ़े. इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी भी डिस्कस करने वाले हैं. मैंने एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी भी मैंने पीडीएफ लाई है. जितना आज हम लोग पढ़ेंगे उसके एनसीईआरटी क्या क्या लिख रही है वो भी डिस्कस करेंगे. और ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो प्यारा सा नोट्स लिखा गया है, जिसको लिखना है आप लिख सकते हो. तो द फर्स्ट पॉइंट इज़, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रजनन के सभी पहलुओं अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक में संपूर्ण कल्याण को प्रजनन स्वास्थ्य के रूप में जाना जाता है. जो प्रजनन स्वास्थ्य है उसका एक तरह से डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, ये क्या है भाई, ये WHO जो भी मतलब हेल्थ के एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जो वर्ल्ड स्तर पे, जिसको हम लोग एक क्या कहते हैं, एक अच्छा मतलब ये माना जाता है, इनके डिसीजंस जो होते हैं, अच्छा वेल एजुकेटेड साइंटिस्ट होते हैं, जो पूरा विश्व मानती है ना. ऑल कंट्रीज़ हैव ट्रस्ट ऑन दिस WHO. तो प्रजनन के सभी पहलू, जैसे शारीरिक, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, कोई कौन कितना रिप्रोडक्टिवली फिट है, जो उसका भावनात्मक क्या है, उसका व्यवहार कैसा है ना. देखो इंग्लिश में हम लोग याद करते हैं पेप्स से, ठीक है, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल. अगर मान लो कोई बेसिकली वो रिप्रोडक्टिवली फिट है बट वो सोशली अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, वो समाज में वो सामाजिकता बना के रख नहीं रहा है, तो हम लोग उसे स्वस्थ नहीं बोलेंगे, रिप्रोडक्टिवली स्वस्थ उसे नहीं बोलेंगे. तो ये 4 चीज़ें को मतलब इंक्लूड करती है. फिजिकली, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, भावनात्मक, इमोशनली भी सही होना चाहिए भाई. उसमें अगर वो इमोशनली डैमेज है तो अगेन ही और शी इज़ नॉट फिट, रिप्रोडक्टिवली नॉट फिट. अगेन व्यवहारिक, बिहेवियर उसका कैसा है, एक दूसरे पर्सन के तरफ उसका कैसा बिहेवियर है वो भी इंक्लूडेड करते हैं. और सामाजिक, सोशल, वो सोशल कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है. अब देखो द सब टॉपिक इज प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं रणनीतियाँ. इसमें क्या क्या मतलब समस्याएं आती है, इसके लिए क्या क्या रणनीति बनाई जा सकती है, इसके सुधार के लिए वो बातें पढ़ेंगे. तो भारत 1951 में कार्य योजना और परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाले विश्व के पहले देशों में से एक था. ये सारी थियोरी का पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने को है नहीं. ये 4 चीज़ें हमें याद होनी चाहिए. इसका प्रजनन स्वास्थ्य का डेफिनेशन क्या होता है, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से संपूर्ण होना चाहिए. और इसकी समस्याएं क्या है, देखो 1951 में बहुत सारी योजना लाए गए थे फैमिली प्रोग्रामिंग RCH की तरफ से. तो विश्व के देशों में वन ऑफ द मतलब फर्स्ट कंट्री थे इंडिया, जो कि इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था. अब RCH कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रमुख कार्य, ये जो बेसिकली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछता है, बट क्या इसमें पूछेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में? जी नहीं, मुझे नहीं लगता. और जो भी क्वेश्चन होंगे
धीरे धीरे मैं डिस्कस करते जाऊंगा कैसे क्वेश्चन आए हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है। और रही बात RCH के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं, देखो श्रव्य, दृश्य और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करना। जैसे देखो प्रिंटिंग मीडिया, अब देखो आजकल टेलीविज़न पे आने लगा है, क्योंकि आदमी जागरूक नहीं थे पहले, अब जागरूक हो चुके हैं। और सुनने जैसे रेडियो है, देख सकते हो, टेलीविज़न है, प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर में अब आने लगा है, बहुत सारे ऐड आने लगे हैं, तो ये सब प्रोग्राम के अंदर आता था, ठीक है। देन अगेन अब देखो निम्नलिखित समस्याओं के प्रति, ये पहला पॉइंट हो गया, आपसे सीधे बोर्ड में भी पूछ सकता है RCH के कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रमुख कार्य क्या क्या थे, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। देन अगेन ये जो निम्नलिखित है, जैसे अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, अनियंत्रित जनसंख्या। अब भाई अब देखो इंडिया इज़ आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड में होगा, इंडिया और चाइना में मेनली कंपैरिजन होते रहता है। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है और रिसोर्सेस कम है, ठीक है। तो अब कंट्रोल उसको करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। अब जो बोलते हैं ना ये भगवान का देन है, ऐसा नहीं माना जाएगा भाई। भगवान तो मतलब असंख्य दे सकते हैं भाई, बट पीपल खुद इसको रोक सकते हैं बाय कंट्रोल करके। तो अब ये हम लोग के कार्य क्या, जैसे इस चीज़ के प्रति जागरूकता पैदा करना है। जैसे अब बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन हो रहा है, उसको कंट्रोल में लाना है। यौन दुर्व्यवहार, यौन संबंधी अपराध, अब सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, बहुत सारे रेप केसेस आते हैं, किसी को मतलब हैरास करता है, सेक्सुअल अब्यूज़, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, उनके मतलब फिजिकल अपीयरेंस के विषय में कमेंट करना या व्हाटएवर, तो उन चीज़ों के प्रति जागरूकता प्रदान करना ही इनके क्या कहते हैं, इनके प्रमुख कार्य के अंतर्गत आते हैं। किसके? RCH के। अब देखो लोगों को निम्नलिखित के लिए शिक्षित करना। अब किस चीज़ के लिए शिक्षित करना? जन्म नियंत्रण विकल्प, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, मैं बताया ना। अब बर्थ को कंट्रोल आदमी कर सकता है, जैसे पहले क्या रहता था, पीपल आर हैविंग क्वाइटस और हैविंग सेक्स, तो क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी कॉन्डम वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। अब इसके लिए जागरूक पैदा करना भाई, यू कैन यूज़ कॉन्डम, ताकि मतलब अनफॉर्चुनेटली हम लोग जिसको अभी दे आर नॉट प्रिपेयर टू कंट्रोल देयर चिल्ड्रेन या फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं, दे कैन वेट, जब उन्हें लगे यार आई एम नॉ फाइनेंशियली ओके, तो उस टाइम वो बच्चा पैदा करें, ठीक है। अब गर्भवती माताओं का देखभाल, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स। अब पहले क्या था, अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी प्रेगनेंसी के दौरान, तो माँ का भी मृत्यु हो जाता था और बच्चे की भी मृत्यु हो जाती थी, बट नाउ डेज दिस इज़ नॉट देयर। अब उसके अगर आप देखोगे तो हर एक वार्ड में आशाएं हैं, जो आशा पोस्ट होता है, दे आर टेकिंग केयर, कौन सा टीका लिया, किसका कितना महीना चल रहा है, मतलब एक गांव लेवल पे दिस इज़ रनिंग एट अ वेरी गुड पेस, ठीक है। प्रसवोत्तर देखभाल, पोस्ट नेटल केयर, अब बच्चा पैदा हो गया ना, उसके बाद भी कितने दिन पे उसको कौन सा वैक्सीन लग रहा है, व्हाटएवर, बट गांव लेवल पे बेसिकली मैं देखा हूँ पर्सनली, दिस इज़ देयर, ठीक है। टीका लगवाना, उसका केयर करना, गवर्नमेंट जो भी लाभ दे रही है उसका फ़ायदा उठाना। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, लास्ट लेक्चर में आप अगर लास्ट चैप्टर में कि लास्ट लेक्चर में आप अगर पढ़े होगे तो IgA करके इम्यूनोग्लोबिन ए जो होता है, मतलब एंटीबॉडी जो उसको प्रोटेक्शन देती है, वो माँ के दूध के थ्रू ही जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस यही है कि इम्यूनिटी पास होती है, बच्चा को कोई भी बीमारी के प्रति लड़ने की क्षमता प्रदान करना। लड़के और लड़की दोनों के समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। पहले क्या था, देयर वर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी टाइप कह सकते हो, बट नाउ डेज दिस इज़ नॉट देयर। अब फीमेल आर ऑल्सो देयर हु कैन रेज देयर वॉइसेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को मिल रही है। देन अगेन आप देखोगे प्रजनन अंगों, किशोरावस्था, सुरक्षित और स्वच्छ यौन व्यवहार, STD, एड्स इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करना।
अब देखो, अब आदमी को पता ही नहीं है, अगर आप देखोगे ना तो मेनली दिस इज़ लाइक पीपल सी एज एन ये क्या बड़ी चीज़ है। अगर मान लो फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट के विषय में जानना या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के विषय में जानना, दिस इज़ नॉट बैड थिंग, पीपल शुड नो, है ना। चीज़ें क्या हैं, प्रजनन अंग क्या है, उसका क्या काम है, जैसे अभी 12th में चैप्टर है तो वो समझाने के लिए हमें आनी चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए। अब किशोरावस्था क्या है, जो मतलब क्या कहते हैं टीनेज वाला पार्ट है, उसमें क्या क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती है, ठीक है। सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन व्यवहार, एसटीडी, एड्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड या ट्रांसमिटिंग डिजीज़ जो होती है जैसे एड्स वगैरह के बारे में जानकारी। अब मान लो कोई मतलब अलग अलग फीमेल के साथ संबंध बना रहे हैं, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, बट ये जो एड्स होते हैं ना फैल सकते हैं, तो दे मस्ट यूज कॉन्डम्स ताकि वो फिजिकली कांटेक्ट में ना आए, ठीक है, ताकि एड्स ना फैले। बिकॉज इसका मतलब ये नहीं है, अभी तक इलाज नहीं कह सकते हो, क्योर नहीं मिला है। स्कूल में यौन शिक्षा की शुरुआत, सेक्स एजुकेशन। अब आप देखोगे एक ज़माना था, टीचर क्या करते थे, मेरे टाइम से पहले तक मुझे याद है ये ऐसा ऐसा चैप्टर चलता था ना, लड़कियों को अलग पढ़ाया जाता था, लड़कों को अलग ले जाके समझाया जाता था। दिस इज़ नॉट देयर, सेक्स एजुकेशन मीन्स इट शुड बी देयर, क्योंकि समझाना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ आवर ड्यूटी, हुएवर इज़ टेकिंग क्लास या हुएवर इज़ इन फ्रंट ऑफ पोडियम इज़ देयर टीचिंग ऑल दिस थिंग्स। तो उनको मतलब बताना होता है साथ में, ठीक है, चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो ये सारी बातें थी, मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव फिट होना पड़ता है, ये होना भी चाहिए। उसमें क्या क्या आता है, पेप्स, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एवं सोशल, ठीक है, फिट होना चाहिए इंसान। 1951 में ईयर पूछ सकता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर आप पैरामेडिकल वगैरह की तैयारी कर रहे हो देन दिस इज़ गुड फॉर यू। अगर आप देखोगे इसके अंतर्गत RCH के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम आते हैं उसके विषय में जान लेना। अब जनसंख्या स्थिरीकरण एवं जन्म नियंत्रण, और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। मैंने बताया ना बहुत सारी कंट्री जैसे चाइना बर्थ कंट्रोल बहुत अच्छे से कर लिया, जैसे हम दो हमारे दो वाला जो मतलब ये था, आप पढ़ोगे यहाँ मैं कहीं लिखा हुआ हूँगा। तो अब देखो एक डेटा दी हुई है समझने के लिए, पता नहीं ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है कि नहीं, ना ही पूछता है, बिकॉज अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पूछने के लिए। अगर पूछ भी लेता है तो आपको हल्का फुल्का डेटा याद होनी चाहिए। अब पहले ये कंपैरिजन बता रहा है 1900 ईस्वी में वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 2 बिलियन। 1 मिलियन में होता है 100,000, ठीक है, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, ठीक है। अब ऐसे 2 बिलियन है, 6 बिलियन हो गया कितना में, मतलब 2000 ईस्वी में, 2011 में 7.2 बिलियन। अब देखो, अब स्वतंत्रता के टाइम इंडिया का कंपैरिजन दिया है, 2000 ईस्वी में 1 बिलियन हो गया और 2011 में 1.2 बिलियन। ये रैपिडली बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो ना, इसमें 1.2 बिलियन का बढ़ोतरी हुआ है और इंडिया में भी हो गया है, तो इंडिया में 0.2 का हुआ है, तो मेनली इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है। 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 2% से कम, यानी इतना थी। एक डेटा है, बस समझाने के लिए ले आया, 20 पर 1000 पर वर्ष। एक साल में 1000, अगर 1000 पॉपुलेशन है तो उसमें 20 नए बच्चे आएंगे, बढ़ोतरी हो रही है। अब यहाँ पे NCERT आप पढ़ोगे, पैराग्राफ में आपको पढ़ के सुना दूंगा। जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या क्या है, एक टेबल के फॉर्म में मैंने लिखा है ताकि आप लोग को समझने में, याद करने में आसान हो। अब मृत्यु दर में गिरावट, क्योंकि हमारे समाज में या हॉस्पिटल्स में देयर आर गुड फैसिलिटीज़, जो कि मतलब मृत्यु दर में गिरावट आ गई है। मातृ मृत्यु दर में कमी, पहले क्या होता था ना, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसी टाइम माँ दर्द से मर जाती थी, है ना। तो अब उसका केयर करने के लिए देयर आर पीपल, देयर आर टेक्नोलॉजी, है ना। शिशु मृत्यु दर में कमी, अगेन बच्चा की मृत्यु हो जाती थी, लैक ऑफ उपकरण की कमी के कारण, एक अच्छी क्वालिटी की मशीनें नहीं होती थी, या वेंटिलेशन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, अलग अलग किसी को ब्लड की कमी है तो देयर वर शॉर्टेज ऑफ ब्लड,
यू नो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में नहीं होते थे, बट नाउ डेज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो मृत्यु कम हो रही है, तो स्वाभाविक है जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। प्रजनन योग आयु के लोगों की जनसंख्या में वृद्धि। अब क्या है, अब वृद्ध की संख्या अगर बढ़ेगी तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो तो बच्चा पैदा नहीं करेंगे। बट अगर रिप्रोडक्टिवली अगर तुम देखोगे, 12th क्लास में एक चैप्टर है, मतलब क्या कहते हैं, इकोलॉजी में ये दिखाया गया है, प्री रिप्रोडक्टिव वाला, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, कौन सा डेवलपिंग कंट्री है, तो एक ऐसा करके पिरामिड है, तो वहाँ यही समझाया गया है। तो प्रजनन योग आयु के लोगों में संख्या में वृद्धि है, तो ये ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। तो पहला कारण हो गया मृत्यु दर में गिरावट, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ठीक है। फिर प्रजनन योग, लोगों की संख्या में वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि दर पर काबू पाने के कदम, क्या क्या कदम है? तो फर्स्ट वन इज छोटे परिवार को प्रोत्साहन। अगर छोटा परिवार हो, पहले क्या रहता ना, वो 4-4 बच्चे पैदा करने, हमारे दादाजी सबको देख लो, 4-4 भाई, 5-5 भाई ऐसे रहते थे। अब क्या है, छोटा परिवार है तो बेसिकली 1 या 2 बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि दर पे काबू होगा। युवा और शहरी दंपति एक बच्चे का आदर्श अपना रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, एक बच्चा पैदा करना है, उसे अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी फैसिलिटी, अच्छे से रहना है, बहुत ज़्यादा पैदा नहीं कर देना है। तो ये युवा और शिक्षा जो शहरी दंपति हैं वो जागरूक होकर ये कर रहे हैं। गांव में क्या होता है, हमारे जितने बच्चे होंगे वो उतना कमाएंगे तो हमारा खेती का देखभाल ज़्यादा होगा, वो मतलब पौराणिक सोच है, ठीक है। महिलाओं की विवाह योग आयु को वैधानिक रूप से बढ़ाकर 18 वर्ष और पुरुषों की विवाह आयु को 21 वर्ष कर देना। अब एज को बढ़ावा दे रहा है, एज को बढ़ाने से जल्दी शादी नहीं होगा और ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे, है ना। तब तक जब मैच्योर हो जाते हैं इंसान, तो दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि यार हम काम बच्चा पैदा करना ही नहीं होता है, उनको पालना भी काम होता है। और जो हमारा रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन, रिसोर्स कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। नाउ यू सी, छोटे परिवार को गर्भ निरोधक विधि के लिए प्रेरित। अब गर्भ निरोधक विधि क्या क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए प्रेरित करना, विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए प्रिंट मीडिया का उपयोग करना। उदाहरण, हम दो हमारे दो। अब तुम देखोगे टीवी में एड्स आते हैं या न्यूज़पेपर में आते हैं आर्टिकल्स, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, ऐसा भी होता है। उसके लिए ये करना, ये काबू पाने के नियम है, ये NCERT है। इफ़ यू वांट आप पढ़ सकते हो, बट मैं आपके लिए एक बार रीडिंग कर देता हूँ जल्दी, बट आपको रीडिंग ज़रूर करना है। पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव और उसके प्रकार के विषय में पढ़ा था। ये सारी मतलब ऐसी थ्योरी है, हमने क्या क्या पढ़ा था। जनन स्वास्थ्य शब्द से तात्पर्य क्या समझते हैं, वही NCERT आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हो। यह शब्द साधारणतया स्वस्थ जनन अंगों और उसके समानतः प्रकार्यों से संबंधित है। वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है। इसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक या सामाजिक, ये सारी हमने बता दी है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, क्या क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलू, जिससे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक स्वास्थ्य। इसीलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जाता है, जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से, प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य हो, यौन संबंधित सभी पहलुओं के लिए भावनात्मक और व्यवहारिक पारंपरिक क्रियाएं समान हो। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब टॉपिक हमने पढ़ा। विश्व पहला देश है अगेन इन 1951 परिवार नियोजन, या अब उसका नाम परिवार कल्याण के नाम से जाने लगा। जैसे RCH है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। ये सब आप पढ़ लो। क्या श्रव और दृश्य, ऑडियो विजुअल, मुद्रित सामग्री की सहायता सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन, तो वो सारी चीज़ें हैं। माता पिता निकट मित्रों से प्रमुख भूमिका, मतलब जो माता पिता का काम क्या है, अपने बच्चों को समझाना, उनके लिए मतलब जनसंख्या के विषय में बताना, चीज़ों को मतलब ज़्यादा बढ़िया से माँ बाप ही समझा सकते हैं। वही सारी चीज़ें लिखी है, आप लोग एक बार इसे पढ़ो, ठीक है। NCERT मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ये वाला पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, एमनियोसेंटोसिस क्या होता है। और बाकी मैंने ये सब जो है ना, वो शॉर्ट फॉर्म में मैंने डायग्राम में समझा दिया,
6 अरब, फिर 7.2 बिलियन, है ना, अरब वगैरह। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, है ना, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, फिर यही सब चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। बेसिकली इसमें आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, 20, 1000 प्रति वर्ष क्या लिखा हुआ था, इसका मतलब है एक वर्ष में 1000 में 20, अगर 1000 यहाँ पॉपुलेशन है तो उसमें 20 नया बच्चा आया एक वर्ष में, वही चीज़ को दर्शाया जा रहा है। ये देख लो 2% अर्थात 1000 में 20 व्यक्ति प्रति वर्ष, यही चीज़ है। अगर आपको इतने दूर में कहीं भी दिक्कत आएगी, मेनली ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, क्या क्या है प्राकृतिक विधियाँ वगैरह, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हम दो हमारे दो 18 वर्ष, ये ऑलरेडी सारा चीज़ डिस्कस हो चुका है। आप एक बार ज़रूर रीडिंग करना खुद से। अगर जहाँ पे प्रॉब्लम आए यू जस्ट टेक स्क्रीनशॉट या मुझे कांटेक्ट करो, सर ये चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जस्ट बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक्स अगेन।